तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है। अगर किसी काम को करते करते थक गए हो तो आप लोग रेस्ट करना सीखिए कि कैसे रेस्ट करना है, ना कि क्विट करना, यानी कि उसको छोड़ के नहीं भागना है। ये देखिए कैसे अपनी एनर्जी को फिर से इकट्ठा करना है और कैसे आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में लगाना है ताकि आप लोग अपने गोल तक, अपने टारगेट तक पहुंच सको। अगर आप लोग क्विट करने का रास्ता ढूंढने लगोगे तो फिर आप लोग कभी भी उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे जिसकी आप लोगों ने मेहनत की है यहां तक आने के लिए। तो आप लोग हमेशा जब भी आप लोगों को लगे कि यार बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, अब तो नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पर ये देखो कि रेस्ट कर कर अपने दिमाग को कैसे सही डायरेक्शन में लेकर आना है, ना कि इस काम को तो यार छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, ये नहीं हो पाएगा। वो वाली टेंडेंसी माइंड में नहीं लानी है। वो वाली टेंडेंसी माइंड में लाओगे तो अब तक का जो भी आप लोगों ने रिसोर्सेज या फिर एनर्जी लगाई है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों को बचना है और एक सही डायरेक्शन में अपना जो भी टाइम है, जो रिसोर्सेज है, उसको यूटिलाइज करना है, तभी आप लोग फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करोगे हमेशा अपने आप को, जैसे काफी लंबे समय हो गए सोए नहीं हो ढंग से प्रॉपर वे में, या फिर कोई और काम अगर आप लोग कर रहे हो उसमें आप लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है दुनियादारी में, तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दो, फिर समझो कहां सही है और कहां गलत है और उसका रिजल्ट निकालकर फिर आगे बढ़ो। तो ये ज्यादा बेटर तरीके का रिजल्ट आप लोगों के सामने निकालकर ला पाएगा। आज का जो आप लोग हैं यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये है गल्फ ऑफ अलास्का। जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। एक और छोटी सी बात यहाँ पर, जो मॉर्निंग में आप लोगों की डेली ये वीडियो देखने को मिलती है, इसको मैंने 4:30 पर कर दिया है। 4:30 पर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मॉर्निंग में अब 4:30 बजे ही उठोगे। आप लोगों का उठने का टाइम 4 बजे ही रहेगा। 4 बजे उठने के बाद में आप लोग जो भी अपना थोड़ा बहुत फ्रेशन करना, अपना फ्रेश होना है, मुंह धुलना है, थोड़ा पानी पीना है, या फिर जो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत काम कुछ करना है, उसको निपटाने के बाद में 4:30 बजे अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और फिर ये वीडियो आप लोगों के सामने आएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, जो भी अब तक भी आप लोग नहीं उठ रहे थे, अब तो आधा घंटे डेली आ रही ना वीडियो, अब थोड़ा सा और प्रॉपर वे में अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। आगे चल के मार्च के महीने में लगभग मुझे लग रहा है कि इसको फिर से हम लोग 4 बजे ही लेकर आ जाएंगे। अगर प्रॉपर आप लोग मॉर्निंग में उठना चाहते हैं तो ये एक सहारा है जिसको लेकर आप लोग उठ सकते हैं। कई सारे बच्चे मॉर्निंग में उठ रहे हैं, आप भी उठ सकते हैं। अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में उठते हो, इसीलिए वीडियो मॉर्निंग में डाली गई थी। एक और छोटी सी बात, जब मैंने कम्युनिटी टैग में पूछा था कि किस टाइम वीडियो चाहिए, तो लगभग 5000 से 4000 से 5000 लोगों के द्वारा बोला गया था सर 4 बजे ही रहने दो। पर लेकिन जब उठने की बात आती है तो फिर गायब हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप लोग बोलते तो हो 4 बजे ही रहने दो, फिर उठते क्यों नहीं हो? ऐसा क्यों चल रहा है यार? इसको थोड़ा सुधारिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, जो काम मैं कर रहा हूं, जिस पर्पज के लिए उसको मॉर्निंग में लेकर आ रहा हूं, अपनी जो रातें मैंने खराब कर रखी है इस तरीके से सोना और जागने का कुछ पता नहीं है, तो आप लोग भी थोड़ा सा उसी तरीके से रेस्पॉन्ड कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। वरना फिर मेरा मोटिवेशन डाउन होने लगता है कि यार उठ तो रहे नहीं हो, फिर भी लेट ही देख रहे हो, तो क्यों इसको इतनी सुबह लाने का क्या मतलब रह गया? तो थोड़ा सा इसके ऊपर काम कीजिए आप लोग भी। आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं कौन कौन से हम लोग को डिस्कस करने हैं। बहुत प्यारा, बहुत शानदार आर्टिकल लिखा गया, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में क्या टू फ्रंट वॉर है? हमारी आर्मी तो देखती है इसको टू फ्रंट वॉर की तरीके से, पर लेकिन अगर बात करें पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो इसको टू फ्रंट वॉर की तरीके से नहीं देखती है। तो आखिर आज की डेट में हम लोग को इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो बहुत प्यारा आर्टिकल लिखा गया, काफी डिटेल में माइन्यूट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बुलाया गया है कि भैया आ जाओ बात कर लेते हैं। तो हल्का सा एक ओवरव्यू इसके बारे में लेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, जिससे कि हम लोग समझ पाएंगे कि अब फिलहाल हमारी कंट्री में नेक्स्ट क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। साइड वाला जो आर्टिकल है, यहाँ पर कोरोना वायरस के केस काफी कम हो गए इंडिया के अंदर, तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान में अब यहाँ पर क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, जिस तरीके से यूएसए के अंदर जो सिस्टम है वो चेंज होने जा रहा है, जो बाइडेन पावर में आ गए, तो डिटेल में आर्टिकल के ऊपर न डालेंगे। कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें और एंगल आप लोगों को जानने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में जो दंगल चल रहा है, वेस्ट बंगाल में आज के दिन में पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, खासकर बीजेपी और जो वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहाँ पर आज की डेट में अगर जेल में हम लोग बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो कि अपनी बेल भी नहीं दे पाते हैं, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपना एक तरीके से बेल ले सके, जमानत ले सके। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या कंडीशन चल रही है और आखिर इसके लिए हम लोग को क्या चेंज लाना चाहिए सिस्टम के अंदर। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यह आर्टिकल भी काम का नहीं है। यहां पर बोला गया कि बीजेपी आज की डेट में जो कांग्रेस है उसके नक्शे कदम पर चल रही है। जैसे कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है, ऐसे ही बीजेपी में यह माना जाता है कि आरएसएस के जो टॉप अथॉरिटी है वो यहां पर आ जाते हैं, रियलिटी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं है। तो आने वाले टाइम पर बिल्कुल इसी पैटर्न में यहां पर बीजेपी नजर आएगी जैसे आज के डेट में कांग्रेस नजर आ रही है। तो यही सब बातें की गई हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोरोना वायरस के केस कहां बढ़ रहे हैं, कहां घट रहे हैं, ये बताया गया है। और यहां पर यह है आप लोगों के सामने आज का कार्टून, इसके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं।
कार्टून आप लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के द्वारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन डे जो यहां पर था वो स्किप कर दिया गया, यानी कि ये इस फाउंडेशन डे वाले दिन यहां पर अवेलेबल नहीं रहे। तो दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि बिना इंजन के गाड़ी चल रही है, यानी कि इंजन जो है आप लोग देखते हैं कांग्रेस का सिंबल बना हुआ है और इंजन पर यहां पर लॉक लगा दिया गया एक तरीके से कि कोई ड्राइवर नहीं चढ़ेगा और चली जा रही है ऐसे ही। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारी कंट्री में भी टेस्ट किया ना कि ड्राइवर लेस गाड़ी टेस्ट की गई है, जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस भी की थी। तो वही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। तो आज की डेट में अगर कांग्रेस के बारे में बात करें तो ड्राइवर लेस गाड़ी चल रही है। अब देखने वाली बात है कि ये किधर जाएगा। तो आप लोग इसके ऊपर लिखना चाहें तो 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं। और कई सारे बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें बोल रहे हैं सर हम कैसे लिखें। देखिए आप लोगों को कोई पिक्चर अगर मैं दिखा देता हूं, जैसे बच्चे को भी बोलते हैं कि ये पिक्चर देखिए, आप लोग इसके बारे में कुछ लिखिए, आप लोग क्या जानते हैं, तो आप लोग देखिए इसके बारे में क्या आप लोग लिख सकते हैं। ये आप लोग की इमेजिनेशन है एक तरीके से कि किसी चीज को सोचकर आप लोग के माइंड में क्या थॉट आते हैं, तो वो थॉट में बाहर निकालना चाहता हूं बेसिकली, यानी कि आप लोग चीजों को समझें, उसके ऊपर लिखना जाने, और यहीं से फिर आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर से वही बात बोलूंगा कि कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए चीजें आप लोग सही तरीके सही डायरेक्शन में करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें बात की जा रही है टू फ्रंट चैलेंज के बारे में। देखिए आज की डेट में हमारी कंट्री में दो प्रॉब्लम काफी मेन हो गई है। टू फ्रंट चैलेंज की जब बात की जा रही है, एक साइड में है पाकिस्तान और एक साइड में है चाइना। ये टू फ्रंट चैलेंज हमारी कंट्री की जो मिलिट्री है उसको तो दिख रहा है कि हाँ भैया इस तरीके की हरकतें देखने को मिल रही है, पर लेकिन हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो इसको सीरियसली नहीं ले पा रही है। तो यहां पर उसी को ढंग से सीरियसली समझाने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आर्टिकल जो लिखा गया यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो यहां पर फोर्स से ही कनेक्टेड है, तो इसलिए इसमें और ज्यादा वेटेज यहां पर बढ़ गया है। तो आर्टिकल लिखने वाले जो यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये रिटायर लेफ्टिनेंट जो जनरल है आर्मी के, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी सारे आर्टिकल ये द हिंदू न्यूज़पेपर में लिखते हैं। और हैप्पी जैकब मून, ये तो काफी लंबे समय से यहां पर एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं। तो काफी प्यारा आर्टिकल यहां पर भी लिखा गया है। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है क्वेश्चन जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। डिप्लोमेसी हैज ए क्रूशियल रोल टू प्ले इन मीटिंग द टू फ्रंट वॉर चैलेंज, यानी कि आज की डेट में जो दो फ्रंट वॉर चैलेंज देखने को मिल रहा है, जो चुनौती देखने को मिल रही है, एक साइड में है पाकिस्तान और दूसरी साइड में है चाइना, तो उसके साथ में कैसे आप लोग डील कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, अगर आज के डेट में आप लोग देखिए यहां पर हो गया चाइना और यहां पर हो गया पाकिस्तान, यानी कि हमारा जो नॉर्थ वाला जो रीजन है यहां पर खासकर लद्दाख वाले रीजन में आप लोग देखते हैं एक्साई चीन वाला पोर्शन भी चाइना के कंट्रोल में है। इधर अरुणाचल प्रदेश को बोलता है चाइना मेरा रीजन है। तो एक साइड में चाइना है, एक साइड में पाकिस्तान है, तो किस तरीके से हम लोग टू फ्रंट पर लेकर आगे बढ़ सकते हैं, तो यहां पर इसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आज के में हम लोग बात करें तो मैप समझने की काफी ज्यादा जरूरत है आप लोगों को। अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में काफी लंबे समय तक ये स्टैंड ऑफ रहा, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और लाइन ऑफ कंट्रोल आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलएसी में अभी काफी लंबे समय से यहां पर खासकर जो यहां पर जो पेंगोंग जो लेक है उस पर आप लोगों को काफी लंबा झड़प देखने को मिला इंडिया और चाइना के बीच में। और पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है, यहां तो आप लोग जानते हैं क्या कंडीशन चलती रहती है। पाकिस्तान बड़ी ही बुरी सिचुएशन क्रिएट करके रखता है, मैक्सिमम चीजों को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखता है, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर अगर देखिए तो देखिए हर एक कंट्री में चाहे कोई भी एरिया को ना हो, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता है। खासकर इंडिपेंडेंट अगर न रहे तो ऑटोनोमस तो रखना चाहता है कि अपने एरिया को अपने हिसाब से डील करके चल सके। अब देखने वाली चीज ये है कि इंडिया किस तरीके से इसको लेकर चलता है। यहां पर सियाचिन ग्लेशियर हो गया जिसके बारे में कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, और ये भी रिसेंटली क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा भी, तो याद रखिएगा। और देखिए अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया गया ना, वो आगे चलकर स्टेट पीसीएस जो है काफी फ्रीक्वेंटली उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के कम से कम क्वेश्चन उठाकर जरूर देखिए, ताकि अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ये रीजन यहां पर ये हमारी कंट्री का रीजन है, ये दहेज में इसने चाइना को दे दिया। हमारा रीजन पाकिस्तान के कंट्रोल में था, दहेज में चाइना को दे दिया। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये था मैप जो आप लोगों ने यहां पर देखा। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में दो बातें बोली जा रही हैं सबसे मेनली। देखिए एक तो यह है कि आज के डेट में अगर पॉलिटिकली हम लोग देखें, गाइडेड डॉक्ट्राइन होनी चाहिए, यानी कि पॉलिटिकली प्रॉपर वे में गाइडेड पैटर्न होना चाहिए, और कॉम्प्रिहेंसिव जो मिलिट्री कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाकर हम लोग चाइना और पाकिस्तान की जो थ्रेट है उसको हम लोग टैकल कर पाएंगे। तो आखिर हम लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि
हमारी जो पॉलिटिकल ऑथोरिटी है और हमारी जो मिलिट्री है, अगर दोनों साथ में आएंगे तभी हम लोग प्रॉपर वे में चाइना और पाकिस्तान को टैकल कर पाएंगे। चाइना और पाकिस्तान की जो मिलिट्री थ्रेट है वो एक तरीके से रियल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग को अपनी कैपेबिलिटी भी डेवलप करना चाहिए। आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यार एसएससी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर बैंकिंग की तैयारी करें तो बैंकिंग के हिसाब से, स्टेट पीसीएस की तो स्टेट पीसीएस के हिसाब से, और अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से आप लोग को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। यानी कि हर एक एग्जाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हर एक एग्जाम का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उनके हिसाब से आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की साइड से थ्रेट आ रही है तो पाकिस्तान को टैकल करना पड़ेगा, चाइना की साइड से थ्रेट आ रही है तो चाइना को टैकल करना पड़ेगा। पर लेकिन दोनों अगर साथ में आ जाएं तो कैसा रहेगा, तो फिर देखिए हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग को उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। तो इसके चलते जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है वो खासकर अगर आज के में बात करें, वो इस पॉलिटिकल क्लास है उसका पूरा फोकस रहना चाहिए कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो टू फ्रंट वॉर है उसको अंडरस्टैंड करें। क्योंकि इनका यह मानना ही है कि हमारी कंट्री की जो मिलिट्री है वो इस मुद्दे को हाइप करती है। यानी कि ऐसा कुछ है नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ में आके हमारे साथ में लड़ाई करेंगे, मिलिट्री इसको हाइप करती है। रीजन क्या है कि एक तो उनको रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि उनको प्रॉपर वे में रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, और इसी के लिए उनको फंड चाहिए, उनको फंड नहीं मिल पाता है। यानी कि हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल क्लास है और इसी के साथ में जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कम्युनिटी है वो ये सोचती है कि मिलिट्री इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है ताकि उनको प्रॉपर फंड मिलता रहे और उनको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते रहे। तो ये मानना है किसका, ये मानना है पॉलिटिकल क्लास और जो सो कॉल्ड जो थिंकर है उनका ये मानना है। पर लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर वे में ग्राउंड लेवल पर अगर रियलिटी देखेंगे तो चक्षु खुल जाएंगे। वो कैसे? चाइना की अगर हम लोग बात करते हैं आज के डेट में, तो चाइना ये माना जाता है कि कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो चाइना ने इंटरफेयर नहीं किया। भैया चाइना ने इंटरफेयर नहीं किया तो इसकी क्या गारंटी है कि उसके पैर जो है वो फेविकॉल से चिपके हुए हैं, वो आगे नहीं आएगा आगे निकलकर? तो ये बिल्कुल सोचना बिल्कुल गलत है। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और जो पॉलिटिकल टाइज है इंडिया और चाइना की, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे चलकर भी वो ऐसे ही मेंटेन रहेगी? दुनिया भर के चाइनीज ऐप हम लोगों ने अभी बैन कर दिए। चाइना के साथ में काफी लंबे समय तक हमारी कंट्री का जो अभी डेडलॉक बना रहा लद्दाख वाले रीजन में, इसी के साथ में कुछ दिनों पहले तक डोकलाम वाले रीजन में इंडिया और चाइना के बीच आमने सामने झड़प रही। किस रीजन में? डोकलाम वाला सेक्टर। ये कहां पर था? ये भूटान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर था, यहां पर, जिसको आप लोग चुम्बे वैली के नाम से भी जानते हैं। याद रखना इसको, ठीक है? चुम्बे वैली, इंडिया, चाइना और भूटान, इनका ट्रायंगल देखने को मिलता है। तो वहां पर दोनों कंट्री की आर्मी काफी लंबे समय तक खड़ी रही। तो इसकी क्या गारंटी है यार आगे चलकर आप लोग इसको ऐसे देख रहे हो कि चाइना जो है वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा? तो हमारी कंट्री में जो आर्मी बोल रही है उसके हिसाब से हम लोग कम से कम समझना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो वो देख रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि गांव में किसी एरिया में एक पर्टिकुलर नल का जो है वो नल लगा था, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है? हम लोग बोले यहां पर जाकर चीफ मिनिस्टर को उस राज्य के कि भैया यार वो नल का काम नहीं कर रहा है, तो राज्य में चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना उस पर्टिकुलर नल के को देखा, वो बोलेगा यार सारे नल के तो काम कर रहे हैं, तो उसको पर्टिकुलर पॉइंट थोड़ी ना नजर आएगा। वो तो आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग पानी पीते हैं वहां से। तो इसलिए हमारी कंट्री में जो मिलिट्री है उसको पता है ना ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है, वहां पर किस तरीके की हरकतें वो कर रहे हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी तो दिल्ली में बैठे हैं अपने अपने भवनों में, अपने जो भी पर्टिकुलर उनको अलॉटमेंट मिला हुआ है, अच्छे अच्छे शानदार आलीशान और नई बिल्डिंग बनाने की तैयारी चल रही है। अब ग्राउंड लेवल पर क्या है वो उनको समझाएंगे कौन? वो हमारी आर्मी समझाएगी, और आर्मी को वो अलग तरीके से देख रहे हैं। तो ये सही तरीका नहीं है, ये बोल रहे हैं यहां पर जो हुड्डा साहब हैं, यानी कि वो समझाने की कोशिश करें कि भैया समझने की कोशिश करो इससे पहले कि देर हो जाए। इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसका मैक्सिमम जो पूरा फोकस रहता है वो पाकिस्तान पे रहता है कि पाकिस्तान कई बार इस तरीके की बदतमीजी करता हुआ नजर आता है। और जब पाकिस्तान बोलता है इसका मतलब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके बारे में बात की जाती है, ना कि जनता के बारे में। तो पाकिस्तान में यहां पर आप लोगों को पर्टिकुलरली इस तरीके कंडीशन देखने को मिलती है। तो आज की डेट में अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो पाकिस्तान की जो हरकत है वो बार बार हम लोग को पाकिस्तान के ऊपर फोकस देकर चलती है। पर लेकिन चाइना को हम लोग उस तरीके से नहीं देखते हैं, जबकि चाइना आज के डेट में एक मोर पावरफुल कंट्री हो चुका है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी जो पीआईबी वाली वीडियो है कि आज की डेट में अगर चाइना को आप लोग देखते हैं तो चाइना आने वाले टाइम में 2028 में यूएसए को रिप्लेस कर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो यहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चाइना किस कंडीशन में चल रहा है। चाइनीज अगर बात करें आज के में लद्दाख वाले रीजन में किस तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं वो आप लोगों ने देख लिया। हमारी कंट्री की आर्मी और जो पीपल लिबरेशन जो आर्मी है चाइना की, वो लंबे समय तक डेडलॉक में खड़े रहे। तो इसके चलते आप लोग क्या लगता है कि आने वाले टाइम में चाइना फिर ऐसी हरकतें नहीं करेगा? तो चाइनीज मिलिट्री थ्रेट जो है वो भी अभी रियल लग रही है। पहले तो ऐसा लगता था ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारे हमारे जवान जो है उनकी जान गई यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में, आप लोगों ने वो भी देखा। तो अब आने वाले टाइम में आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये सर पर चढ़कर डांस करने लगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसलिए अब फिलहाल हम लोगों को समझना चाहिए टू फ्रंट जो सिचुएशन है अब यहां पर जो न्यू दिल्ली यानी कि हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको समझ लेना चाहिए कि आज की डेट में ये वरी का रीजन हो गया है, इसको भी हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिया और चाइना के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है बॉर्डर को लेकर वो पीसफुली रिजोल्व हो जाता है, चलिए समझ में आता है। पर लेकिन क्या रियलिटी आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान और चाइना का एक नया एंगल आप लोगों को देखने को मिल रहा है और जो कंडीशन है
वो काफी ज्यादा डिट्रोइट देखने को मिलती है, काफी ज्यादा एक कंडीशन खराब नजर आती है दोनों साइड में। अगर एक साइड में से एलओसी पर मर गया पाकिस्तान और दूसरी साइड पे एलएसी लग गया चाइना, तो कैसे आप लोग यहां पर सिचुएशन को एक साइड में हैंडल करोगे? तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने लायक है और इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर 2017 से लेकर 2019 तक का आप लोग टोटल टाइम पीरियड देखें तो दुनिया भर के सीज फायर वायलेशन किए गए यहां पर पाकिस्तान के द्वारा बोला गया कि लगभग 20,000 के करीब एक्स्ट्रा ट्रूप्स ला दिए गए गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में। यानी कि आज की डेट में पाकिस्तान की दुनिया भर की जो फौज है वो गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में पड़ी हुई है। तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिस तरीके से पर्टिकुलर ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में चाइनीज डिप्लोमेंट है, वही वेस्टर्न वाले पार्ट में यहां पर पाकिस्तान, यानी कि यहां पर चाइना और यहां पर पाकिस्तान, तो दोनों अपने अपने एरिया में फुल आर्मी का एक तरीके से जमवाड़ा लिए बैठे हैं। तो इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? इसको ऐसे देख रहे हैं कि वहां पर आकर बैठकर वहां पर वो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे या फिर बैठकर वहां पर कुछ ऐसा गेम खेलेंगे कि एंजॉय करने आए? नहीं, वो अपने आप को कमर कस रहे हैं कि कल को जब भी मौका मिले तो मौका मिलते ही घात लगाना है। तो इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी मिलिट्री एक्सरसाइज भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो काफी अच्छे से अपने आप को एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक कर चल रही है। तो उनका रिलेशनशिप जो है वो आज के डेट में काफी अच्छे लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना जो एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ को देखता है जब भी उसको ये लगता है कि उसको इंडिया के साथ में कुछ गलत काम करना है, यानी कि इंडिया के साथ में कोई अटैक करना है, तो डायरेक्ट सामने नहीं आता है चाइना, क्योंकि उसकी इमेज खराब हो जाएगी, भैया वर्ल्ड का ग्लोबल लीडर है। तो पाकिस्तान को हथियार बनाता है, और पाकिस्तान तो पहले से आप लोगों को पता है पाकिस्तान की आर्मी पलती है यहां पर बाहर से जो पैसा मिलता है उसके ऊपर। अब तक यूएसए के पैसों पर पल रही थी और अब तक यहां पर चाइना के पैसों पर पलना स्टार्ट हो गई है। तो इसके चलते यहां पर हम लोग को समझना पड़ेगा कि चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है, और ये पाकिस्तान की समझ में आता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ रखा है। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आज के डेट में जो हम लोग बात करते हैं ना, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि खुद के पैरों पर नहीं खड़ी हुई है। तो जो मांग मांग कर अपना जुगाड़ चलाएगा फिर यही कंडीशन देखने को मिलेगी। अब चाइना इसका फायदा उठा रहा है, तो पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये इंडिया को लेकर बस दुश्मनी निकाल रहा है, पर लेकिन रियलिटी में चाइना चाह रहा है कि इंडिया उसके बराबर में आकर खड़ा ना हो जाए एशिया के अंदर। तो इसीलिए यहां पर ये सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हम लोग को यहां पर लानी पड़ेगी। मिलिट्री कोऑपरेशन में अगर चाइना पाकिस्तान के बारे में बात करें ना, तो 73% ऑफ टोटल जो आर्म्स इंपोर्ट करता है पाकिस्तान 2015 से लेकर 2019 तक, उसमें पूरा डेडिकेशन चाइना का रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर ये पर्टिकुलर एक लिंक भी दिया गया राइटर के द्वारा कि इसमें जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं आज के में चाइना और पाकिस्तान की कंडीशन कैसी चल रही है। तो अगर आप लोगों को लगता है ये आर्टिकल पढ़ना है तो कॉपी कर इसको गूगल पर जाकर डाल दीजिएगा, तो यहां पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अगर आप लोगों को पढ़ना है तो। ठीक है, इसको प्रोवाइड करा दूंगा मैं यहां पर टेलीग्राम पर भी अगर आप लोगों को लगता है कि पढ़ने लायक है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से प्रीलिम्स में कि शाहीन जो 9 ये है जो किस के बीच में ये एक्सरसाइज है, तो ये पाकिस्तान और चाइना की ज्वाइंट ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। पाकिस्तान की एयरफोर्स और चाइना की जो लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स चाइना की है ये मिलकर काम कर रही है, और इसमें पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनके द्वारा साफ साफ बोल भी दिया गया कि हम लोग इस तरीके से काम करें ताकि कमबैक कैपेसिटी जो है वो इंप्रूव की जा सके दोनों एरिया में, एयरफोर्स के एरिया में भी पॉइंट ऑफ से लेकर चल रहे हैं दोनों साथ मिलकर। और इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि मिलकर काम कर सके, दोनों को पता हो कि क्या क्या चीजें कहां पर किस तरीके से लेकर चल सकते हैं, और ग्रेटर स्ट्रेंथ और हार्मनी दोनों के बीच में देखने को मिले। यानी कि अगर कल को इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो दोनों इस सिंक्रोनस वे में काम करेंगे कि आसानी से इंडिया को टैकल कर सके। तो अब ये हमारे लिए एक बुद्धिमती का काम अगर आप लोग कर सकते हैं तो हम लोग को टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो हम लोग ये सोचकर चले कि हाँ चाइना जो है वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा, तो ये सोचना सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमारी कंट्री की जो मिलिट्री बोल रही है उसके ऊपर थोड़ा फोकस देना चाहिए, क्योंकि अगर एक साइड से यहां पर चाइना और एक साइड से यहां पर पाकिस्तान लग गया तो हमारे लिए काफी टफ सिचुएशन हो जाएगी। तो पाकिस्तान आप लोग जानते हैं आज की डेट में किस तरीके से बार बार सीज फायर वॉयलेशन कर रहा है, तो इस तरीके से हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर चाइना की साइड से हम लोग चलते हैं, एक साइड में चाइना कल को अटैक करता है हमारा लद्दाख जो एलओसी वाले रीजन में, एलएसी वाले रीजन में, तो कल को चलकर पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर बहुत लार्ज स्केल पर मिलिटेंसी बढ़ा सकता है कश्मीर के अंदर, कश्मीर को अनस्टेबल करने की कोशिश कर सकता है। यानी कि दोनों तरीके से यहां पर हम लोग को तैयार रखना पड़ेगा अपने आप को। तो इंडिया मिलिट्री जो है वो दुविधा में है, ना तो रिसोर्सेज है और ना ही प्रॉपर वे में स्टडी चल रही है, क्योंकि स्ट्रेटजी में काफी बड़ा रोल रहता है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी तो चीजें आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को भी साथ में काम करना चाहिए। तो इंडियन मिलिट्री जो है वो अब ऐसे डिफेंसिव रोल में रही कि पाकिस्तान आएगा हमें अपने आप को बचाना है, तो डिफेंसिव में नहीं, कभी डिफेंसिव में रहना पड़ेगा तो कभी ऑफेंसिव रोल में भी आप लोगों को आना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, जब यहां पर आमिर खान बैठा रहता है वहां पर ग्राउंड में, और जो उसकी जो लड़की है जब लड़ती है तो वो एक बार कहता है कि डिफेंस कर, पर लेकिन जब उसको लगता है कि डिफेंस नहीं करना है अटैक करना है तो बोलता है अटैक।
तो यहां पर आप लोग कंडीशन देखने को मिलेगी कि जब जरूरी है तब अटैक करो और जब जरूरी है तब डिफेंस करो। ऐसा नहीं कि पागलपन में हर टाइम अटैक किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग हमेशा डिफेंसिव रोल में रहेंगे तो पाकिस्तान को लगेगा यार ये तो डिफेंसिव रोल में रहते हैं, अपनी हरकतें करता रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि बच्चा अगर बदतमीजी कर रहा है तो एक बार बदतमीजी करी, चलो छोड़ दिया, पहली बार गलती होगी, दूसरी बार फिर से गलती कर दी, तुरंत कान पर थप्पड़ आना चाहिए जबरदस्त वाला। उसको लगना चाहिए कि अगर इससे फालतू तुम हरकतें करोगे तो अब तुम्हारी हरकतें झेली नहीं जाएगी। यानी कि बच्चे के अंदर भी खौफ रहना चाहिए माता पिता का, कम से कम की हरकतें जो है वो एक लिमिट से ही रहे, उससे ज्यादा बाहर ना चली जाए। इसी के चलते आगे उसको समझ में आएगा, वरना फिर आगे आप लोग नहीं पीटोगे तो बाहर जाकर किसी और से पिटेगा वो। तो क्योंकि कंडीशन ही होगी ना, उसकी तो आदत खराब हो चुकी है घर पे, तो इसलिए जरूरी है कि उसको टैकल करके चलना है। तो पाकिस्तान अगर एक लाइन अगर रेखा एक क्रॉस कर दे तो उसके बाद में समझ में आ जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो इस तरीके से चलेंगे तो सही रहेगा। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, और इसी के साथ में गाइडेंस भी होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये दोनों चीजें रिक्वायर रहेगी। और दूसरा एक और काफी इंटरेस्टिंग एंगल यहां पर डिस्कस किया है जो कि डिबेट करने लायक है, सीरियस। यहां पर हम लोग एयरक्राफ्ट, शिप, टैंक इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बंदूक लेकर आ गए, टैंक लेकर आए, हम लोग टेक्नोलॉजी को फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जैसे रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, ठीक है, जैसे चाइना ने कोरोना वायरस, इस तरीके के जो डेंजरस हथियार लेकर चाइना घूम रहा है, किसी को लाने की जरूरत नहीं है, बस वायरस छोड़ दिया, लड़ते रहो अपने आप। तो ये चीजें हम लोगों को थोड़ा समझनी पड़ेगी, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये भी हम लोगों को अपना जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें इसको लेकर आना पड़ेगा। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात यहां पर बोली गई है वो ये है कि एक तरीके से टू फ्रंट वॉर जो है वो एक चैलेंज हमारे लिए हो चुका है, तो उसी तरीके से उसको लेकर चलना है। तो इसमें हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या रोल प्ले कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है रिलेशन चाइना और पाकिस्तान के साथ में। जो आज के में जो सबसे बुरे रिलेशन है पूरी हिस्ट्री में, अगर चाइना और पाकिस्तान के बीच में आप लोग देखते हैं, तो इनको थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए, बातें स्टार्ट की जाए, जो हॉस्टाइल कंडीशन बनी हुई है उसको थोड़ा कम किया जाए, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा, ईरान के साथ में हम लोग बात करें, आज के में ईरान भी जो है वो पाकिस्तान, चाइना और इसी के साथ में रसिया वाले खेमे में जा रहा है, क्योंकि यूएसए की साइड से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और हमारे रिलेशन ईरान के साथ अच्छे रहते हैं, चाबार पोर्ट हम लोग डेवलप कर ही रहे हैं ईरान के अंदर, और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए भी काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ईरान आज के डेट में, अगर हम लोग ईरान को अपने साथ में लेकर चलते हैं, बात ईरान के साथ में करते हैं। तो दूसरा, मॉस्को यानी कि रसिया। 1971 में जब यहां पर हम लोगों ने बांग्लादेश को एक नई कंट्री बनाया, ईस्टर्न पाकिस्तान से अलग, वेस्टर्न पाकिस्तान से अलग करके ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश को, उस टाइम पर रसिया हमारे साथ में खड़ा था। तो इंदिरा गांधी जी ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की और रसिया हमारे साथ आकर खड़ा हो गया, वरना आज जो है ये नक्शा कुछ और ही होता अगर रसिया उस टाइम पर साथ में ना होता। उस टाइम पर यूएसए साथ दे रहा था, साफ साफ किसका, वो था पाकिस्तान का। अगर बात करें आज के डेट में इंडिया और यूएसए साथ में आ गए, तो यहां कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं है, तो हम लोग को रिलेशन मेंटेन रखकर चलना पड़ेगा। तो रसिया आज के डेट में जो चिढ़ रहा है हमारा यूएसए के ज्यादा करीब होने से, तो रसिया को भी कॉन्फिडेंस में हम लोग को लाना पड़ेगा, और अगर हमारे खिलाफ कुछ भी होगा तो रसिया उसमें काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। दूसरा जो यहां पर बात की जा रही है क्वाड ग्रुप जो है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है, इसको भी हम लोग को इस तरीके से लेकर चलना पड़ेगा कि कम से कम चाइना और रशिया को ये ना लगे कि हमको टैकल करने के लिए ये ग्रुप आगे बढ़ रहा है। तो एक डिप्लोमेसी जो रोल है वो काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर कर सकते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी अपनी जगह पर, लेकिन मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से भी हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी चीजें। आप लोगों का इसमें क्या मानना है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोग अपनी जो भड़ास है वो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा अच्छे से, फेसबुक पर भी ग्रुप में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और वीडियो के नीचे टेलीग्राम का भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आंसर दे सकते हैं। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आंसर मत दीजिएगा, पहले दूसरे जो भी बच्चे आंसर देते हैं उनका आंसर पढ़िएगा, उसके बाद में देखिएगा आप लोग कैसे आंसर देना है। तो अगर अभी आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट की अपनी पढ़ाई, तो पहले कोशिश कीजिए कि चीजों को समझिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि पहले दिन से आप लोगों को एक तरीके से 30 मार्क बनना है। पहले चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, और उसके बाद में आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो ये है यहां पर कंप्लीट आर्टिकल। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करें यहां पर तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आपको अफगानिस्तान को एक बार मैप में निहार लीजिए, एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। ये हो गया यहां पर अफगानिस्तान, ये हो गई अपनी कंट्री, और यहां से अफगानिस्तान को आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर अभी दूसरे मैप में देखेंगे। ये देखिए तुर्कमेनिस्तान हो गया ऊपर, यहां पर हो गया उज्बेकिस्तान, ये हो गया तजाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को जो कनेक्ट करने वाली कंट्री कौन सी है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ये कंट्री यहां पर अफगानिस्तान को टच करती है, हमारी कंट्री भी अफगानिस्तान को टच करती है। आप लोग याद रखना, जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है उसके हिसाब से अगर बात करें तो हमारी कंट्री भी अफगानिस्तान को टच करती है। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए ना कि हमारी कंट्री अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करती है नहीं करती है, तो हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल मैप है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो अफगानिस्तान हमारी कंट्री का बॉर्डर टच करती है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो कबूल यानी कि काबुल इसकी कैपिटल है, याद रखना। अफगानिस्तान, अफगानी इसकी करेंसी है, और इसी के साथ में ये साउथ एशिया की एक कंट्री है, और ये हो गया इसका झंडा, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशन क्या है।
कंडीशन समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलता हूं, जो आर्टिकल के तो अंदर नहीं है, पर यहां पर आप लोगों को समझाता हूं, आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अफगानिस्तान के अंदर जब एंट्री की गई थी 2001 में, ये सबसे बड़ी गलती यहां पर मानी गई जॉर्ज डब्ल्यू बुश की। इन्होंने एंट्री तो कर ली आनंद फानन में कि हाँ भैया ये है, हम लोग ये कर देंगे, जाकर शांति लेकर आएंगे, तालिबान को एक तरीके से मुंह की चढ़ाएंगे, एक धूल चढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलकर ये एंट्री करके चलिए ये घुस गए अंदर। पर लेकिन फिर आगे चलकर बराक ओबामा साहब आए, उन्होंने भी इसको चीजों को कंटिन्यू रखना, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि भैया यहां से निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब चले गए निकलते निकलते, पर यहां से निकले नहीं। अब देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। अब फिर से यहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके यहां पर रहनुमा आ गए जो बाइडन, अब वो कैसे लेकर चलेंगे तो वो देखने वाली बात होगी। यानी कि तालिबान जो है डायरेक्ट आज की डेट में यूएसए के 4 प्रेसिडेंट खा गया, यानी कि चौथा प्रेसिडेंट आ गया यहां पर अभी, पर लेकिन अब तक सिचुएशन जो है वो सुधरी नहीं है। तो ये सिचुएशन है आज के डेट में तालिबान की अफगानिस्तान के अंदर। तो एक बात तो समझ में आ गई कि तालिबान जो है अफगानिस्तान के अंदर अपनी जड़ें जमा चुके हैं। अब यहां पर इसको लेकर कैसे चलने वो समझ लेते हैं। तालिबान है जो टेररिस्ट ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं, इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आती है? तो ताकत आती है पड़ोसी देश से। पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान पीछे से पूरा सपोर्ट देता है। पाकिस्तान की आर्मी जो है फुल सपोर्ट में रहती है। जब भी इनके ऊपर चपेट लगती है, इनको थप्पड़ लगने की बात आती है, तुरंत पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। तो पाकिस्तान हमेशा इनको सपोर्ट करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां पर भी काम कर दिया कि अशरफ गनी भाई साहब को पिक्चर में से हटा दिया और आकर अपने आप बैठ गए, बोले कि हम लोग तालिबान के साथ में बात करेंगे। ऐसी भी हरकतें करना स्टार्ट की, पर लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं निकला, क्योंकि तालिबान तो तालिबान है। कुत्ते की पूंछ कितने दिन भी नुल्की में रखो, जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो उसके चलते आज की डेट में भी अफगानिस्तान के अंदर शांति नहीं है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान जो है वो अब मिलने की बात फिर से कर रहे हैं। यहां पर दोहा है कतर के अंदर, कतर के अंदर ये जाकर मिलेंगे, तो वहां पर सोचेंगे शायद कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। ठीक है, तो कतर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आकर जाकर ये मिलेंगे, तो यहां पर शांति देखने को मिलेगी। क्या इसके चलते? तो वो आगे टाइम में नजर आएगा। तो अभी यहां पर नेक्स्ट वीक में ये बात होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी तक है, तो 20 जनवरी तक क्या गुल खिलाकर जाएंगे तो देखते हैं। नया ईयर हो सकता था थोड़ा अच्छा हो, पर लेकिन ये 2021 में भी कुछ ना कुछ गुल खिलाकर जरूर जाएंगे। अब देखते हैं क्या गुल खिलेंगे यहां पर। अफगानिस्तान के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अफगानिस्तान में काफी लार्ज स्केल पर वायलेंस बढ़ा है, घटा नहीं है। जब से लेकर अगर आज तक आप लोग देखिए 2020 में सबसे खतरनाक जो यहां पर बोला गया, सबसे ज्यादा ब्लड देखने को मिला, यहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। ये काफी लार्ज स्केल पर 2000 अगर फिलहाल अभी बात करें अफगानिस्तान के अंदर 19 साल की जो हिस्ट्री है, मैंने आप लोगों को बोला था ना 2021 में यहां पर यूएसए के द्वारा एंट्री की गई है, तब से 19 साल की जो हिस्ट्री है सबसे ज्यादा अभी 2020 में यहां पर अफगानिस्तान के अंदर दुनिया भर के लोगों की जान गई। यूएसए और तालिबान के बीच में एग्रीमेंट हुआ फरवरी में, पर काम नहीं किया, क्योंकि तालिबान ने ये बोला कि भैया सीज फायर तो हम लोग नहीं करेंगे, जिनको हम लोग मार रहे हैं उनको मारते रहेंगे, तुमको बात करनी है करो, ना करनी है तो अपने घर जाओ। तो यूएसए को घुटने टेकने पड़े, बोला चलो तुम जो मार रहे हो जिनको मारते रहो, पर हमारे ट्रूप्स को यहां से निकालने का कुछ जुगाड़ करो। तो ऐसी हरकतें करके यूएसए यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। क्या ये सही है? क्या ये 19 साल तक जो इन्होंने यहां पर अपनी नाक रगड़ी है उसका रिजल्ट यही निकलना है? फिर से ऐसा कैसे छोड़ के चलो, अब आए हो तो कुछ सोल्यूशन निकाल के जाओ ना। ठीक है, आए हैं बाराती, बारात लेके जाएंगे, दुल्हन को भी साथ लेके, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि कम से कम शांति देकर जाए यहां पर एक तरीके से, पर ऐसा नहीं दिख रहा है यहां पर। आज की डेट में जो अफगानिस्तान की जो सोयल है, अगर यहां पर कल को इन्होंने यूएसए ने क्या एक तरीके से एग्रीमेंट किया कि भैया तुम लोगों को मार रहे हो, तुम तो मारते रहो, पर लेकिन बाहर के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे अलकायदा वगैरह हो गया, उनको यहां पर एंट्री मत करने देना, वो ना यहां पर आकर किसी को मारे। तो ये ऐसा डील यूएसए के द्वारा साइन किया गया अफगानिस्तान के जो तालिबान ग्रुप है उसके साथ में। हालांकि वो आगे काम नहीं कर पाया, तो सितंबर में अफगानिस्तान गवर्नमेंट को तालिबान के साथ में बात करने के लिए लाया गया। उनको समझ में आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये हरकतें यहां पर जो देखने को मिल रही है, क्योंकि जब इंसान जो है पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करता है तब ऐसी हरकतें निकल कर आती है, और वही हरकतें यहां पर दिख रही है। डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ से अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं तो कंटिन्यू अटैक यहां पर देखने को मिल रहे हैं, कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। जो अफगानिस्तान के अंदर जो किलिंग है, यानी कि जो लोगों की संख्या, मरने की संख्या है, वो और ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ में जो मीडिया प्रोफेशनल है उसमें भी कई सारे की जान जाना स्टार्ट हो गई है काफी लार्ज स्केल पर। यहां पर बात की जा रही है मलाला मेवंड, ये टीवी होस्ट थे, और इसी के साथ में यहां पर ये एक है रहमतुल्लाह साहब थे, ये यहां पर इनकी दोनों ये फोटोग्राफर थे फ्रीलांस, इनको मार दिया गया। कहां पर? इनको यहां पर अफगानिस्तान के अंदर मार दिया गया। तो इसकी कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि अगर आज के में कोई रिपोर्ट कर रहा है पर्टिकुलर इस ग्रुप को, तो उसकी भी जान जा रही है। तो इसके चलते ये हरकतें पहले तालिबान के द्वारा की जाती थी। तालिबान बोल रहे हैं हमने ये हरकतें नहीं किया, जबकि तालिबान का पैटर्न देखने को मिलता है। जब तालिबान 1990s में पावर में था तो तालिबान ऐसी हरकतें करता था, अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता था तो उसके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर उस टाइम पर ये प्रिंट मीडिया या फिर इनके ऊपर काफी कंट्रोल किया गया है। पर लेकिन अब ये बोल रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं ये हरकतें, तो इसका मतलब यहां पर क्या है? इसका मतलब ये कि ये छुपे छुपाए वहां पर ऐसी हरकतें कर रहा है, पर लेकिन सामने नहीं आना चाह रहा है। तो ये ऐसी है बिल्कुल चाइना जैसे पाकिस्तान का सहारा लेकर हरकतें करता है। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो गया है। तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया? एक साइड में तो यहां पर आप लोगों को पता है
यूएसए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तालिबान के साथ में डील कर रहे हैं। दूसरी साइड में जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है अब वो भी पावर में आ रही है, वो भी यहां पर मिलकर बात कर रही है। पर लेकिन रियलिटी में अगर गवर्नमेंट को समझोगे तो दो लीडर हैं, एक तो अब्दुल्ला और दूसरे हैं अशरफ गनी। इलेक्शन हुए भाई था 2019 में, इलेक्शन में अशरफ गनी जीत कर आ गए, अब्दुल्ला हार गए। अब्दुल्ला ने क्या बोला, भैया जहां जहां पर मैं जीता हूं वहां पर मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा और जहां पर तुम जीतो वहां पर तुम गवर्नमेंट बना लो। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर पैरेलल में दो गवर्नमेंट चलना स्टार्ट हो गई। तो इससे ये समझ में आता है कि पॉलिटिकली भी कितने ज्यादा डिवाइडेड है। कम से कम कोई एक हिस्सा तो ऐसा हो जो बोले कि हाँ ये काम हम लोग कर लेंगे, तो वो भी बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है। तो ये और प्रॉब्लम देखने को मिल गई। आज के डेट में जो अशरफ गनी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है यहां पर अमरुल्लाह सलेह, ठीक है, तो इनके बारे में बात करें तो ये फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो ये एंटी तालिबान है, यानी कि बिल्कुल तालिबान को पसंद नहीं करते हैं। पर इनके पसंद करने से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर ये पसंद करे चाहे ना पसंद करे, पर तालिबान की जड़ आज की डेट में जम चुकी है अफगानिस्तान के अंदर। तो गवर्नमेंट जो है वो बार बार सीज फायर की डिमांड करती है, पर होता नहीं है। तालिबान जो है वो डिमांड को रेजिस्ट करते हैं, और तालिबान क्या कहते हैं, तालिबान बोलते हैं सीज फायर के ऊपर बात मत करो, और बहुत मुद्दे हैं बात करने के लिए। वो मुद्दे कौन से हैं कि एक तो कैदी को, जो हमारे बहुत सारे तालिबानी भाई आप लोगों ने पकड़ रखे हैं, एक तो यार उनको छोड़ो, ठीक है। इसी के साथ में फ्यूचर में गवर्नमेंट कैसे बनानी है, हमको साथ में लेकर चलोगे या नहीं चलोगे। दूसरी ये बात बताओ, यानी कि कैदी को छोड़ो और हमारे साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाओ। ये मुद्दे हैं बात करने वाले। सीज फायर पटाखे वटाखे चलते रहने चाहिए, दो चार आदमी मरते रहने चाहिए, तभी तो मजा आता है। तो अफगानिस्तान में तालिबान का ये रवैया है। सेम रवैया उनका जब यूएसए के साथ में बात करे थे उस टाइम पर था। तो क्या इस टाइम पर ऐसे माहौल में, इस तरीके की सिचुएशन में कंट्री को छोड़कर जाया जा सकता है? तो यूएसए यहां पर अपने बारे में सोच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब बस अपने बारे में सोच रहे हैं, तो कितने हद तक वो सही है? तो ये सोचने वाली बात है। अगर बात करें यहां पर वोलें जो है वो कंटिन्यू दोनों साइड से बढ़ता हुआ यहां पर नजर आता है, और काफी लंबे समय से यहां पर अभी जो बात चली उसके बाद में फिर से अब किस तरीके से यहां पर काम चलेगा वो देखने वाली बात है। तो रूल और प्रोसीजर के हिसाब से बात होनी चाहिए। अब यहां पर तालिबान के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, क्योंकि तालिबान कोई ऐसा अच्छा इंसान नहीं है कि उसके हाथ में हाथ मिलाकर हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सीज फायर अब तक भी यहां पर नहीं हो पा रही है, तो कैसे काम चलेगा? वो एक तरीके से मायावी बन चुकी है, इल्यूसिव बन चुकी है, यानी कि हाथ में आने वाली चीज बन चुकी है सीज फायर आज के डेट में। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो बस इस मुद्दे में है कि यहां से निकलकर भागे, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है, ये फेल हो जाएगा सब कुछ। यहां पर तालिबान पावर में आ जाएगा, तालिबान चीजों को कंट्रोल करके बैठ जाएगा, तो क्या वो सही है? इंडिया क्या बोलता है? इंडिया बोलता है कि भैया देखिए, पाकिस्तान में जो जनता चाहती है ना उसके हिसाब से काम करो। जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट पावर में आनी चाहिए और बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से वहां पर इलेक्शन होनी चाहिए, तो वो मुद्दा यहां पर होना चाहिए, और वही एक ढंग का सोल्यूशन भी है यहां पर। अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनका अगर बात करें यहां पर, तो एंटायर पीस प्रोसीजर, और इसी के साथ में तालिबान को पुश करना चाहिए कि तालिबान उनके हिसाब से चले, ना कि ये तालिबान के हिसाब से चले, तो वो सही काम हो गया यहां पर। यानी कि एक तरीके से अगर बात करें आज के दिन में जो इंपॉर्टेंट ये है कि सॉल्यूशन देखना है इसका, ना कि बचकर निकलना है। और बचकर निकलने का तरीका है पाकिस्तान में तालिबान के अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में पावर दे दो। तो तालिबान को अपनी टर्म और कंडीशन पर हम लोगों को लेकर आना है, ना कि तालिबान की टर्म और कंडीशन पर चलना है। अगर तालिबान की टर्म और कंडीशन पर चलोगे तो या तो अब तक यहां पर किसी चीजें सुधरी है और ना ही आगे आने वाले टाइम में सुधरेंगी। अब आप लोग खुद सोच लीजिए क्या करना है, ठीक है। तो ये बातें हैं यहां पर। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, रूल और रेगुलेशन जो होते हैं ना, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा उन लोगों के लिए होते हैं जिनके हाथ में पावर नहीं है, जिनके पास में पैसा नहीं है, उनको हमेशा सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। आज की डेट में अगर जेल में आप लोग जाकर देखोगे, मैक्सिमम लोग वो हैं जो गरीब तबका है सोसाइटी का। जैसे सलमान खान ने हिरन मार दिया, सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर, क्या कर रहे हैं? लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। नई नई मूवीज आ रही है, ठीक है, एक और आ रही है, अंतिम टीजर आ गया, तो मूवी भी देख लेना आप लोग। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है, यानी कि वो लोग जिनके पास में पैसा है अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और जो गरीब तबका सोसाइटी का जो बेचारा बेल भी पे नहीं कर पाता है, वो यहां पर आज के डेट में जेल में पड़ा हुआ है। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें सुधारनी पड़ेगी। यहां पर जो बोला जा रहा है उसी के बारे में बात की जा रही है कि आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं कोई बेल देने से, जिसको डिप्राइव किया जा रहा है उसको बेल नहीं दी जा रही है, या फिर वो जेल में पड़ा हुआ है इसलिए ताकि उसके पास में पैसा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, उसका हनन यहां पर किया जा रहा है। एक तरीके से कन्विक्शन तो आप लोग कर नहीं रहे हो, ट्रायल तो चल नहीं रही है, बस जेल में पड़ा हुआ है बंदा, यानी कि जेल में डाल रखा है वो छुड़ा के। अब तक जो है प्रोसीजर चल नहीं रहा है प्रॉपर, में रुकी पड़ी है सारी चीजें, तो कितने हद तक ये सही है? तो यहां पर उसी को समझाने की बात की जा रही है कि बेल जो रिफॉर्म लेकर हमारी कंट्री में आकर लाने चाहिए, ताकि इस तरीके से जो जनता है वो यहां पर जेल में न पड़ी रहे। तो जेल से बाहर निकालने के लिए बेल, और उसके लिए लाने चाहिए रिफॉर्म। तो बेल रिफॉर्म में दो चीजों पर फोकस दिया गया है। पहला तो जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात वर्क करते हैं कि जुडिशियल भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड होता है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? मान लीजिए जैसे कि मुझे लगा कि वीडियो 4 बजे लेकर आनी है, ठीक है,
पर लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे थे जो उठते थे तुरंत उठकर वीडियो खोलकर बैठ जाते थे, तो आंखों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने सोचा इसको 4:30 बजे कर देता हूं, ताकि आप लोग जो है वो सुबह को उठ जाएं। प्रॉपर 4 बजे ही अपना उठने का टाइम 4 बजे ही रखना है, पर लेकिन 4:30 बजे तक आप लोग अपनी आंखें वांखें धुल के पानी वानी पी के थोड़ा सा रिलैक्स करके आंखों को तब जो है लैपटॉप की या फिर मोबाइल की रोशनी के सामने आए। तो इसका मतलब क्या था, ये मैंने एक तरीके से मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो मैंने वीडियो को 4:30 बजे कर दिया। तो एक तरीके से जो फायदे के लिए होता है उसको यूज करना चाहिए, ना कि मनमानी चलानी चाहिए। मैंने आप लोगों से पूछा भी कि किस किस टाइम आप लोग चाहते हैं, तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में चीजें चेंज की गई। पर लेकिन अगर मैं बोलता नहीं इसको 3:30 बजे लेकर आऊंगा, देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, तो वो तरीका थोड़ा सही ना था। तो इस तरीके से जुडिशियल जो पावर है उसके पास में डिस्क्रिशनरी पावर है, तो उसको देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो भैया बेल पे कर सकते हैं, कौन ऐसे हैं नहीं पे कर सकते, उनको उसी हिसाब से आप लोगों को यहां पर बेसिकली चेक करना चाहिए। दूसरा, मॉनेटरी जो सिक्योरिटी एक तरीके से जमानत है उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो भी कई सारे लोग पे नहीं कर पाते, तो उसको कैसे लेकर चल रहे हैं। तो आज की डेट में जो पावर है टू ग्रांट द बेल वो यहां पर जजेज के हाथ में है, तो जजेज उसको लेकर चले ढंग से तो वो होना चाहिए। तो बेल इज द रूल, यानी कि एक तरीके से बेल है वो रूल है, पर जेल एक तरीके से एक्सेप्शन है, यानी कि जेल में किसी को रखना है या फिर नहीं रखना है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। यही सुप्रीम कोर्ट भी बोला है, यानी कि किसी को जेल में डालना है नहीं डालना है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। पर बेल जो है वो एक रूल है, उसको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते, वो आप लोगों को प्रोवाइड कराना ही कराना पड़ेगा अगर वो बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है तो। पर लेकिन होता क्या है, आज की डेट में रिफ्यूज कर दिया जाता है ग्रांट करने से बेल, तो ये इंडिविजुअल की लिबर्टी को हनन कर रहे हो। भाई साहब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, बिना ट्रायल और कन्विक्शन के आप लोग उनको जेल में डाले हुए हो और बेल उनको दे नहीं रहे हो। पता चला ट्रायल और कन्विक्शन 10 साल में चलेगा तो 10 साल तक वो जेल में ही पड़े रहेंगे, और बाद में पता चला उनको जेल जो होनी थी वो ओनली 1 साल की होनी थी, 10 साल वो वैसे ही काट के आगे, उनकी तो जवानी बर्बाद हो गई, तो कैसे काम चलेगा। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो जो ग्रांट करनी है बेल वो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये पावर आप लोगों को ढंग से यूटिलाइज करनी पड़ेगी। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है आज के में, वो रिजेक्ट कर देते हैं अगर कोई बेल की अपील आती है, तो इसके चलते फिर आगे भाई साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और लंबे समय तक वहां पर लाइन में खड़े रहते हैं। ये एक प्रॉब्लम अलग से देखने को मिलती है। और 2/3 यानी कि आज की डेट में जो जनता है उसका 2/3 जो जनता है वो आज की डेट में वो है जो दलित, आदिवासी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, ये माइनर ऑफेंस के चलते ये आज की डेट में जेल में पड़े हुए हैं। यानी कि कोई आज की डेट में इसके पास है पैसा है वो जेल में नहीं पड़ा हुआ है, जिसके पास में पावर है वो जेल में नहीं पड़ा हुआ है, जेल में वो पड़े हुए हैं जिनके पास में ना तो पैसा है ना पावर है। तो इस तरीके से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि रियलिटी में इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है। दोनों तरीके से अगर आप लोग देखें, एक तो फिलहाल जो है शटडाउन चल रहे हैं जो कोर्ट है, दूसरा अगर बात करते हैं तो माइनर ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा जो कोविड-19 के चलते, यानी कोविड-19 में दुनिया भर के लोगों को तो वैसे ही अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और कोर्ट बंद पड़े हुए हैं, तो कैसे काम चलेगा, ऐसे लोगों को आप लोग जेल में भरते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है भैया इसको डीकंजेस्ट करो, यानी कि जेल में जो लोग भर रखे हैं माइनर ऑफेंस के लिए उनको बाहर निकालो आप लोग। और मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो यहां पर अभी क्रिमिनल जस्टिस एंड जो पुलिस अकाउंटेबिलिटी जो प्रोजेक्ट लाया गया उसमें भी यहां पर यही बातें देखने को मिली कि भैया इस तरीके से पेंडेमिक के चलते जो इतने लार्ज स्केल पर जेल भर लिए उनको खाली करो। अगर कोई पीटी ऑफेंस आप लोगों को देखने को मिलता है 10,000 रुपए देने पड़ते हैं आप लोगों को बेल लेने के लिए। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चीजें पहुंच जाती हैं तो फिर आप लोगों को 30,000 देने पड़ते हैं, यानी कि लोअर कोर्ट जो है वो बेल देता नहीं है, रिजेक्ट कर दी, केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, तो यहां 10,000 में मिल जाती है बेल, पर लेकिन आगे पहुंच गए सबऑर्डिनेट कोर्ट से आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, अब यहां 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि जो 10,000 रुपए में काम हो सकता था वो 30,000 रुपए में होगा। और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एनालिसिस किया गया, इसमें यह बोला गया कि 57% जो रेगुलर वेज वर्कर है हमारी कंट्री में वो लेस देन 10,000 पर मंथ कमाते हैं। आप लोग ये समझिए 30,000 रुपए उनके लिए क्या रहेगा। इससे अच्छा तो सोचेंगे यार जेल में ही पड़े हैं, क्योंकि उनकी सारी कमाई यहीं पर चली जाएगी, घर कैसे चलेगा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से बात करें तो 57% लोग जो हैं वो जो एक गांव वाले एरिया में लैंडलेस हैं, उनके पास में एक तरीके से जमीन ही नहीं है, ठीक है। और इसी के तरीके से हायर दलित और आदिवासी कम्युनिटी आप लोगों को यहां पर ऐसी देखने को मिलेगी। तो जिनके पास में एसेट नहीं है, जिनके पास में प्रॉपर वेज नहीं है, जिनके पास में कोई ऐसा साधन नहीं है जहां से वो पैसा कमा सके, उनको आप लोग जेल में अगर बोलो कि 10,000 रुपए दो और जेल छोड़ के चले जाओ, तो भैया उनके पास में ये भी पे करने के लिए पैसा नहीं है। तो फिर करते क्या है, वो किसी मिडिलमैन के साथ में जाकर मिलते हैं कि भैया उधार पैसा दे दो और हम तुम्हारा बाद में लौटा देंगे। तो जैसे तैसे करके जुगाड़ करते हैं, फिर इनका एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देता है वो मिडिलमैन। तो उसके चलते आप लोगों को रिफॉर्म लेकर आना पड़ेगा कि ऐसे मिडिलमैन के हाथों में जाकर लोग जो न घुसे और फिर उनकी जिंदगी चलती रहे। पता चला मिडिलमैन और खतरनाक आदमी है, कोई गुंडे टाइप का आदमी बोले कि ये काम करो तभी छुड़ाऊंगा, तो वो एक और मर्डर कराने के लिए बोल रहा है, उसको बाहर निकलते। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी थोड़ा सा कि रियलिटी क्या है ग्राउंड लेवल पर। 1978 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जो केस था, उसमें जो हमारी कंट्री में जो जज थे VR कृष्ण अय्यर, उनके द्वारा
यह बोला गया कि भाई साहब ये ह्यूमन राइट का हनन है। अगर आप लोग इस तरीके से अनरीजनेबल तरीके से अगर आप लोग ये हाई आज की डेट में श्योरिटीज जो रख रहे हो ना, ये कि बेल का पैसा 10,000 रुपए देना है सबॉर्डिनेट केस में और 30,000 रुपए तक देना है आप लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में 20,000 रुपए, ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखिए लोगों की। पता चला रिक्शा चलाने वाला है बेचारा, जैसे तैसे कमाकर 200 रुपए कमा रहा है पूरे दिन में, जेल में चला गया, कैसे निकल के वहां से आएगा? तो ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप लोगों को ये प्रोग्रेसिव होना चाहिए। बेसिकली जमानत भी जैसे इनकम टैक्स होता है, हाई सैलरी हाई इनकम टैक्स, तो ये भी आप लोगों को इसी तरीके से रखना चाहिए। जिसका जैसा जुगाड़ है वैसे उसके ऊपर यहां पर वो लगाए, वरना पता चला जेल में पड़ा हुआ है, वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो ये तो जेल की रोटियां भी तोड़ेगा इनडायरेक्ट में बोला जाए। हालांकि काम करा लेते हो वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये उनकी लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता का हनन है और आप लोग ये हनन नहीं कर सकते। तो ये था यहां पर पूरा आर्टिकल। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, किसानों को फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुला लिया है कि भैया आजा बात कर लेते हैं। आखिर यहां पर बेचारे इतने दिनों से यहां पर लेटे हुए हैं। आप लोग जाकर देखिएगा तो आप लोगों को दयनीय कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे तैसे काम चल रहे हैं। वो तो अच्छी बात यहां पर यह है कि खासकर जो सिख कम्युनिटी यहां पर है, लंगर वगैरह लाकर लगा दिया जिसके चलते काम चल रहा है। सोचिए दूसरे किसान होते तो क्या कंडीशन बनती है यहां पर। और खासकर एक अच्छी खासा पैसा भी है सिख कम्युनिटी के पास में। अगर बात की जाए आज की डेट में, खासकर अगर बात करें तो काफी अमीर माने जाते हैं पंजाब और हरियाणा के किसान। अगर दूसरे किसान आते तो उनकी क्या कंडीशन बनती है? अब तक तो बेचारे छोड़कर भाग जाते हैं यहां से। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो हालांकि जो अमरिंदर साहब है यहां पर आज के डेट में, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि शांति में काम करो और मैं आपके साथ खड़ा हूं, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। आज के डेट में बात करें तो क्या सिचुएशन बनती है, तो ये समझने वाली बात है। 3 मुद्दों को लेकर बात की जा रही है, घुमा फिराकर यही आर्टिकल आ रहे हैं। पहला जो रूल है यहां पर, ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा है फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। तीसरा यहां पर ये एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। इनमें 4 मुद्दे हैं। एक तो ट्रेड एरिया है, यानी कि मार्केट की जो मंडियां हैं उनको पैरेलल में ट्रेड एरिया लेकर आ रहे हैं। तो ट्रेड एरिया का मतलब ये हो जाएगा कि मंडी में मत जाओ, ट्रेड एरिया में आओ, कोई फीस नहीं लगेगी। पर लेकिन आगे चलकर पता चला मंडियां बर्बाद हो गई हैं, ट्रेड एरिया रह गया है। ट्रेड एरिया में जो ट्रेडर है उनके पास में पैन कार्ड होना चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई भी आकर किसानों को ठग कर जा सकता है, और कल को अगर किसी ने ठग लिया तो उसके लिए वो आगे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लाया गया है वहीं पर ही उनको उसका निपटारा करना पड़ेगा। और मार्केट फी अगर हटा दी तो ये और कंडीशन खराब करेगा यहां पर, क्योंकि आज की डेट में मार्केट फी रहती है तो मंडी की एक एश्योरिटी रहती है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसके चलते किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भैया ये बिल हमको नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहने दो, हमारे लिए बिल लेकर ना आओ, हमारे लिए बिल है ही नहीं है। किसान ये बोल रहे हैं ये आप लोग सीधा सीधा लेकर आ रहे हो अंबानी अदानी टाइप के लोगों के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। तो ये बात बोली जा रही है यहां पर किसानों के द्वारा, पर गवर्नमेंट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट बात करती है, बोलती है कि इसमें चेंज करवा लो कुछ भी, पर बिल हम लोग नहीं हटाएंगे। इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया 2020, उसमें सब्सिडी भी खत्म करने की बात की जा रही है। हालांकि देखिए ये कहीं ना कहीं तक कुछ चीजें सही है, पर लेकिन कितने हद तक सही है वो बैलेंस हम लोग को चेक करना पड़ेगा। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे सब्सिडी हटा दी, किसान कुछ किसान ऐसे नहीं पे कर पा रहे हैं प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना आप लोग कितना बिल पे करने लायक कौन सा इंसान है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ बैलेंस बनाकर चलो तो सोल्यूशन निकले। बाकी आप लोग की क्या राय आप लोग जरूर बताएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। हुडसन बे के बारे में आप लोगों से बात की गई थी। ये सोल्ट वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक लार्ज बॉडी है यूएसए के अंदर। दूसरा बोला गया यहां पर ये क्लाइमेटिक जो रीजन के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें, ये मार्जिनल सी है आर्टिक ओशन के अंदर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर लगाओगे तो आंसर सही से दे लोगे आप लोग। क्या क्या है यहां पर ऑप्शन? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर को यहां पर है बी, यानी कि सेकंड सही है। फर्स्ट गलत है क्योंकि ये कनाडा के अंदर है। आप लोग खुद सोचिए, अगर मैप में भी आप लोग देख पाते हैं यूएसए मैक्सिमम नीचे देखने को मिलेगा। अगर आर्टिक सी के बारे में बात करते हैं तो कनाडा वाला रीजन ऊपर आएगा। तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस से यहां पर इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। एक बार देख लेते हैं। तो कनाडा के अंदर यहां पर हो गया हुडसन बे। ठीक है, एग्जैक्ट नीचे हो गया यूएसए यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बताइए। 5 लेक यहां पर जो है काफी इंपोर्टेंट लेक है कनाडा और यूएसए के बीच में। इनके 5 के नाम आप लोगों को लिखने हैं। और एक ऐसी लेक है जो कनाडा और यूएसए के बीच में नहीं है, कंप्लीटली यूएसए के अंदर है। वो कौन सी है? तो ये जो कई इंपोर्टेंट लेक है, ग्रेट लेक जो 5 हैं, इनको जाकर मैप में निहारेगा और फिर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले तो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर देना है। इसी के साथ में इसके ऊपर आप लोग कुछ ना कुछ लिखना है कार्टून के। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की तालिबान के
क्या तालिबान के बारे में क्या बात चल रही है, तो डिटेल में हम लोगों ने समझा आर्टिकल को। नेक्स्ट हम लोगों ने बेल के बारे में यहाँ पर बात की कि यहाँ पर लोगों के पास में पैसा नहीं है भैया कर दो बेल। और तीसरा हम लोगों ने डिटेल में समझा इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो तिकड़मबाजी है वो कैसे चल रही है। क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, तो क्वेश्चन के लिए लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और तीसरा चौथा फार्मर वाला मुद्दा देखा। तो ये 4 और बाकी एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अगर अपनी कंट्री कंपेयर में देखना चाहते हैं तो यहां पर है ये ह्यूंडसन बे, ठीक है, अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देखा कीजिए, लंबे समय तक याद रख पाओगे। अगर यहां तक लेक्चर देख लिया, कुछ भी ऐसा लगा लेक्चर के अंदर कि आप लोगों को पसंद नहीं आया, तुरंत डिसलाइक करो। और डिसलाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये चीज सही नहीं थी, ठीक है, तो उसको इंप्रूव किया जाएगा। बाकी लाइक भी करना अगर पसंद आता है, शेयर भी करना अगर अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पे काफी बच्चे शेयर करते हैं, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई गाली नहीं देगा कि क्या शेयर कर दिया, ठीक है, कुछ गलत चीज नहीं है, पढ़ाई की चीज है। अगर देखेगा अच्छा लगेगा तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, मेरे साथ में यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।